स्वागत है सभी विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन क्लास में। आज हम इस ऑनलाइन क्लास में क्लास 12 के सब्जेक्ट जीव विज्ञान से संबंधित एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक चैप्टर नंबर 7 से है। इस चैप्टर का नाम है वाष्पो उत्सर्जन। आज हम वाष्पो उत्सर्जन के अंतर्गत चौथे भाग को पढ़ेंगे। यानी हमने अभी तक वाष्पो उत्सर्जन के विभिन्न भागों को 3 वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर चुके हैं कि वाष्पो उत्सर्जन प्रोसेस है क्या, वाष्पो उत्सर्जन पादपों में क्यों होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप सुबह के समय प्रातःकालीन या फिर विशेष तौर पर बरसात के मौसम में प्रातःकालीन समय में जब कहीं घूमने जाते हैं अथवा खेत में जाते हैं, उस समय पादपों की पर्ण पर और विशेष तौर पर छोटे पादप जो एक बीजपत्री पादप है, उनकी पर्ण के अग्रभाग पर, जैसे ये पर्ण है, इस पर्ण के किनारों पर या फिर इसके अग्रभाग पर जल की छोटी छोटी बूंदें देखी होगी। ये बूंदें कहाँ से आई? या फिर हम विचार करें कि पादपों में जल का जो अवशोषण होता है उसका अधिकांश भाग वाष्प उत्सर्जन के रूप में मुक्त हो जाता है। और जब कभी भी वातावरण में आर्द्रता अधिक हो जाती है, जैसे बरसात के मौसम में होती है, प्रातःकालीन समय में होती है, उस समय क्या पादप अवशोषित भाग को बाहर निकाल पाता है अथवा नहीं, क्योंकि उस समय वाष्प उत्सर्जन की संभावना नहीं होती। तो उस समय भी पादप अतिरिक्त जल को किस रूप से बाहर निकालेगा? तो इन दोनों प्रकार के प्रश्नों का उत्तर क्या है कि ये जो जल की बूंदें हैं जो पर्ण के किनारे पर उपस्थित है, जो हमें प्रातःकालीन समय में ही दिखाई देती है, ये इस पादप के द्वारा अतिरिक्त जल को निष्कासन का एक प्रारूप है। यानी पादप क्या कर रहा है, क्योंकि वातावरण में नमी अधिक है इसलिए वाष्पोत्सर्जन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी जड़ों के द्वारा जल का कंटिन्यू अवशोषण होता रहा है। तो उस अवशोषित भाग को, जो अनावश्यक भाग है, जो उपापचय क्रियाओं में प्रयुक्त नहीं हो रहा है, उसको बाहर निकालने के लिए वो बूंद के रूप में बाहर निकालता है। बूंद के रूप में जल के बाहर निकलने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जल का बूंद के रूप में बाहर निकलने की इस क्रिया को बिंदु स्त्राव नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? बिंदु स्त्राव, या इसको नाम देते हैं गटेशन। तो आज हम इस टॉपिक में यानी वाष्पोत्सर्जन के चौथे भाग के अंतर्गत हम बिंदु स्त्राव के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बिंदु स्त्राव की परिभाषा क्या होगी। तो ये जो भाग है वो कौन सा है? पर्ण है। तो सामान्य तौर पर ये पर्ण से ही प्रारंभ होता है। तो पर्ण का ये किनारे या उपांतीय सिरों से जल किस रूप में बाहर निकल रहा है? बूंद के रूप में बाहर निकला। तो इस क्रिया को क्या नाम देते हैं? बिंदु स्त्राव। तो पर्ण के परिभाषा लिख रहे हैं हम, पर्ण के उपांतीय सिरों से या किनारों से जल का बूंद के रूप में स्त्रावण बिंदु स्त्रावण कहलाता है या बिंदु स्त्राव कहलाता है। बिंदु स्त्राव कहलाता है। इस परिभाषा में मुख्य क्या है? मुख्य है कि ये उपांतीय सिरे उपांतीय किनारों से ही संपन्न होती है और जल किस रूप में निकलेगा? बूंद के रूप में निकलेगा। अब ये प्रक्रिया कब होती है
जब वातावरण में आर्द्रता अधिक होती है अथवा वाष्पोत्सर्जन नहीं के बराबर होता है। कब होगा? वाष्पो उत्सर्जन के अभाव में या आर्द्रता अधिक होने पर, आर्द्रता अधिक होने पर, जैसे घास है ना, घास अरबी है जो एक बीजपत्री पादप है, उन पादपों की पर्ण पर घास के पर्ण से सामान्यतः बिंदु स्राव की प्रक्रिया देखी जाती है। लेकिन जैसे जैसे वातावरण में तापमान बढ़ता जाता है तो प्रातःकालीन समय में आपको ये बूंद रूप से दिखाई देगी, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उस समय वाष्पो उत्सर्जन होने पर या वाष्पोत्सर्जन अधिक होने पर बिंदु स्राव की प्रक्रिया नहीं देखी जाती है। तो प्रातःकालीन के बाद में आपको पर्ण के किनारों पर जल का निष्कासन बूंद के रूप में नहीं होता। अब ये बिंदु स्राव किससे होता है, होता कैसे और कौन सी संरचना से होता है? तो इन बिंदु स्राव की क्रिया को संपन्न करने के लिए जो संरचना पाई जाती है उसको नाम देते हैं जल रंध्र। किसके द्वारा होगा ये? जल रंध्र से होता है। वाष्पोत्सर्जन किससे होता है? रंध्र से होता है। जल रंध्र की संरचना कैसी होती है? तो ये एक पर्ण का अनुदैर्ध्य काट है। हम किसकी संरचना को पढ़ रहे हैं? जल रंध्र की संरचना को। जब अनुदैर्ध्य काट काटते हैं तो हमें पर्ण की इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। इसमें सबसे किनारा जो भाग है वो अधिचर्म का कहलाता है। अधिचर्म के ये जो लंबी नलिका का संरचना है उनको वाहिनिकाएं कहते हैं। वाहिनिकाएं अर्थात जाइलम का भाग है तो ये वाहिनिका है। ये जो ऊतक है जिसमें गोलाकार संरचना दिखाई देती है वो खम्भ ऊतक है। खम्भ ऊतक हालांकि लंबे होते हैं लेकिन ये इसके अनुदैर्ध्य काट काटने के कारण इसका खम्भ ऊतक का अनुपस्थ हो जाता है, तो ये हो गया खम्भ ऊतक जिससे वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया संपन्न करता है। इन वाहिनिकाओं के सिरों पर ये जो कोशिकाएं पाई जाती है इन कोशिकाओं को नाम देते हैं एपिथेम ऊतक। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाएगा? एपिथेम ऊतक कहलाएगा। एपिथेम एक छोटी सी गुहिकाओं में खुल जाता है, इसको नाम देते हैं जल रंध्र गुहिका। और ये जो संरचना है वो जहाँ पर छिद्र बनता है उसको नाम देते हैं जल छिद्र। ये जो कोशिका है वो द्वार कोशिका के समान है, लेकिन है कैसे? ये निष्क्रिय। जिस प्रकार से रंध्र में पाई जाती है उसी प्रकार की इसमें भी द्वार कोशिका है, लेकिन कैसी कोशिका है? ये निष्क्रिय कोशिका होती है। रंध्र में पाई जाने वाली संरचना को सक्रिय कोशिका कहते हैं। अब जल रंध्र की संरचना इस प्रकार से होती है कि वाहिनिकाओं के अंतिम सिरे मर्दूतकीय कोशिकाओं में खुलते हैं जिसको एपिथेम कहते हैं, और एपिथेम का संपर्क होता है जल रंध्र गुहिका से, और गुहिका बाहर खुलती है जल छिद्र के द्वारा बाहर की ओर खुल जाती है। अब स्त्रावण की क्रिया विधि कैसी होगी? जब वातावरण में वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है, पर्ण में वाष्पोत्सर्जन का अभाव हो जाता है या आर्द्रता अधिक हो जाती है, उस स्थिति में भी जल लगातार अवशोषित होता रहता है। तो जब मूल के द्वारा जल को अवशोषित किया जाता है तो अवशोषित जल ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। ये मुख्य रूप से मूल दाब के कारण होता है। किसके कारण होगा? मूल दाब के कारण जल ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो ये ऊपर की बढ़ते हुए कहाँ तक पहुँचेगा? वाहिनिकाओं तक पहुँचेगा। वाहिनिकाओं के अंतिम सिरे तक पहुँचते ही जल यहाँ से बाहर निकलना प्रारंभ हो जाएगा, और निकल के कहाँ आ जाएगा? इन एपिथेम के अंतरकोशिकीय अवकाश में। किसमें आएंगे?
अंतर कोशिकीय अवकाश में आ गया, अंतर कोशिकीय अवकाश में। जैसे ही इन कोशिकाओं अंतरकोशिकीय अवकाश में जल की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती जाती है, क्योंकि वाहिनिकाओं में लगातार मूल दाब के कारण जल आता रहता है, वो अंतिम सिरे तक पहुंचेगा। अंतिम सिरे से किस में मुक्त हो जाएगा? अंतरकोशिकीय अवकाश में, जिससे एपिथेम ऊतक हैं वो लगातार संतृप्त होते जाते हैं। और जैसे ही संतृप्त हो जाते हैं तो ये जल इन गुहिकाओं से होते हुए जल रंध्र में मुक्त हो जाता है। कहाँ पे मुक्त हो गया? जल रंध्र गुहिका में। अब और अधिक लगातार प्रेशर पड़ता रहता है तो जल रंध्र गुहिका में जल की मात्रा अधिक हो जाएगी, फलस्वरूप वो जल छिद्र के द्वारा एक बूंद के रूप में बाहर निकल जाता है। इसी क्रिया को क्या नाम देते हैं? वाष्पो उत्सर्जन। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्पो उत्सर्जन हुई, फलस्वरूप रंध्रों के द्वारा भी जल की हानि होना प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए इस एपिथेम ऊतक के अंतर्गत या इसकी एपिथेम ऊतक की संतृप्तता नहीं हो पाती, फलस्वरूप जल बूंद के रूप में बाहर नहीं निकलता। तो इस वाष्पो उत्सर्जन होता कब है? तो वाष्पो उत्सर्जन के अभाव में। अब इस जल बिंदु स्त्राव का कारण क्या है? बिंदु स्त्राव का कारण क्या है? तो वो है मूल दाब के कारण। किसके कारण होता है? मूल दाब के कारण। एपिथेम ऊतक की संरचना होगी। ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि जल रंध्र की, जिसे हम हाइडियोथोर भी कहते हैं, की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा छोटे प्रश्नों के रूप में पूछा जाता है कि बिंदु स्त्राव किस कारण के होता है? तो मूल दाब के कारण होगा, जब वातावरण में वाष्पो उत्सर्जन की कमी हो जाती है। जो जल इस बिंदु स्त्राव के द्वारा बाहर निकलता है, क्या ये जल की बूंद वाष्पीकृत होने वाले वाष्प के समान होती है या फिर अलग प्रकार की होती है? जल स्त्रावण या बिंदु स्त्राव द्वारा मुक्त होने वाला जल हमेशा शुद्ध नहीं होता। तो लिख सकते हैं हम आराम से कि बिंदु स्त्राव से मुक्त जल शुद्ध नहीं होता, शुद्ध नहीं होता है, बल्कि इसमें क्या होगा? कई प्रकार के कार्बनिक अम्ल और लवण पाए जाते हैं। जबकि वाष्पो उत्सर्जन द्वारा निकलने वाला जल हमेशा कैसा होता है? शुद्ध होता है। दूसरी बात, जब हम वाष्पो उत्सर्जन और बिंदु स्त्राव के मध्य कंपैरिजन कर लेते हैं, किसके मध्य? एक तरफ मैं वाष्पो उत्सर्जन लिख दूं, वाष्पो उत्सर्जन, और दूसरी तरफ लिख देते हैं बिंदु स्त्राव, बिंदु स्त्राव। इन दोनों में जब हम कंपैरिजन करना प्रारंभ कर देते हैं तो कंपैरिजन कैसा होगा? तो पहले लिखते हैं कि ये होता किस संरचनाओं द्वारा। तो बिंदु स्त्राव होता है वो जल रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जल रंध्र द्वारा। जबकि वाष्पो उत्सर्जन होता है वो मुख्य रूप से रंध्रों द्वारा होता है। हम क्यूटिकुलर भी लिख सकते हैं, इसके अलावा वातरंध्री भी लिख सकते हैं, लेकिन मुख्य किससे होता है? रंध्रों द्वारा होता है। पहली कंडीशन। दोनों में ही जल की हानि हो रही है, तो इसमें जल की हानि किस रूप में होगी? तो जल की हानि वाष्पो उत्सर्जन में, जल की हानि वाष्प रूप में होती है, जबकि बिंदु स्त्राव में जल किस रूप में निकलता बाहर? बूंद के रूप में बाहर निकलता है, बूंद रूप में। जल रंध्र
कि द्वार कोशिका कैसी है, निष्क्रिय, इसलिए हमेशा ये खुले रहते हैं। तो जलरंध्र कैसे हुए, निष्क्रिय हुए। जबकि हम रंध्र की बात करें, रंध्र सक्रिय होते हैं, जो दिन में खुले हुए होते हैं और रात्रि में बंद होते हैं। जलरंध्र में इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं निकलती। बिंदु स्त्राव के द्वारा जो जल बाहर निकल रहा है वो शुद्ध नहीं होता। तो निष्कासित जल कार्बनिक अम्ल व लवण युक्त होता है। कैसा हुआ, लवण युक्त। इसलिए जैसे ही तापमान बढ़ेगा, जल बूंद में से जल वाष्पीकृत हो जाएगा और लवण होंगे वो पर्ण के किनारे भाग पर अवशेषी संरचना के रूप में पाए जाते हैं। जबकि यहाँ पे निष्कासित जल होता है वो वाष्प के रूप में होता है, इसलिए हमेशा कैसा होगा, शुद्ध होगा। निष्कासित जल या वाष्प शुद्ध होता है। नंबर 1, 2, 3 और 4 ये वो बिंदु हैं जो हमें वाष्पो उत्सर्जन और बिंदु स्त्राव के मध्य कंपैरिजन करने के लिए प्रयुक्त करते हैं हम। तो इन 4 बिंदुओं की सहायता से हम स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं कि बिंदु स्त्राव एक अलग प्रक्रिया है और वाष्पो उत्सर्जन की प्रक्रिया एक अलग प्रक्रिया होती है। बिंदु स्त्राव में रंध्रों की गति होती है, वो मूल रूप से एंजाइम की क्रिया द्वारा होती है। जबकि बिंदु स्त्राव में मूल दाब के कारण उत्पन्न दाब होता है, उससे जल होता है बूंद के रूप में बाहर निकलता है। अब बिंदु स्त्राव का महत्व क्या हुआ, तो महत्व क्या है, जब पादपों में वाष्पो उत्सर्जन नहीं होता उस स्थिति में अतिरिक्त जल को बाहर निकालने के लिए बिंदु स्त्राव प्रक्रिया प्रयुक्त होता है। और इसके द्वारा क्या होगा, क्योंकि इसमें लवण भी होते हैं, कार्बनिक अम्ल भी होते हैं, तो अनावश्यक या हानिकारक लवण होते हैं या कार्बनिक अम्ल हैं जो कोशिकाओं के लिए हानिकारक हो सकते हैं, वो भी बिंदु स्त्रावण के द्वारा जल के साथ में बाहर निकल जाते हैं। तो ये आज का एक टॉपिक था, बिंदु स्त्राव। एक छोटे से टॉपिक के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि ये पादप का भाग है, यहाँ से यदि कट लग जाता है, यहाँ से कट लग जाता है, तो यहाँ से रस बाहर निकलना प्रारंभ होता है। ये किसी भी भाग से हो सकता है, शाखाओं से हो सकता है, तनों से हो सकता है, मूल से हो सकता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, पादप भाग से जो रस बाहर निकला है उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो इस क्रिया को नाम दिया जाता है रस स्त्रावण। किसका स्त्रावण हो रहा है, रस, तो इस क्रिया को नाम देते हैं रस स्त्राव। कहाँ से होगा, जहाँ से भी पादप का कटा हुआ भाग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाता है तो रबर के पादप से रबर प्राप्त किया जाता है, वो रस स्त्रावण का एग्जाम्पल है। तो इसके लिए क्या करते हैं, रबर के पादप पर तने पर वी आकार का कट लगा देते हैं और इसके नीचे कोई पात्र बांध देते हैं। धीरे धीरे इस कटे हुए भाग से रबर जो उपापचेज है वो बाहर निकल करके पात्र में इकट्ठा होता रहता है। रस स्त्रावण की क्रिया मुख्य रूप से जाइलम वाहिनिकाओं के कटने पर होता है अथवा क्षतिग्रस्त होने पर होता है, और ये भी एक तरह से धनात्मक मूल दाब के कारण संपन्न होता है। एग्जाम्पल कौन सा होता दिया हमने, एग्जाम्पल दिया कि रबर के वृक्ष से रबर प्राप्त करना रस स्त्राव का उदाहरण है। इसी के साथ वाष्पो उत्सर्जन का ये चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। आज हमने इस छोटे से टॉपिक में बिंदु स्त्राव और रस स्त्राव के बारे में डिस्कस किया है। इसी के साथ आज की ये क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, नमस्कार।